वर्चुअल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं आज आपको अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कक्षा 11वीं अध्याय 8 इंडेक्स पार्ट 2 सूचकांक का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। इसका अगर वीडियो आपको पार्ट 1 का देखना है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और अभी तक मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं सूचकांक इंडेक्स पार्ट 2, जो ये वीडियो कक्षा 11वीं के आर्ट और कॉमर्स के बच्चों के लिए उपयोगी हैं, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं पहले वाला, लेकिन अभी हम बताएंगे इसमें कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है। देखिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक एक उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाली कीमतों में औसत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे भोजन है, वस्त्र है, ईंधन है और प्रकाश है, मकान किराया है, विविध। इस प्रकार से इस सूचकांक को निर्वाह व्यय सूचकांक भी कहा जाता है, क्योंकि उपरोक्त सभी वस्तुएं सामान्य उपभोक्ता की वस्तुएं हैं। इसका उपयोग मजदूरी और महंगाई भत्ता अथवा नगरीय क्षतिपूरक भत्ता आदि के आकलन के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक निम्न प्रकार से आकलित किया जाता है या अंकित किया जाता है: सामूहिक समूही व्यय विधि और पारिवारिक बजट विधि। ये दो विधि हम जो हमारे जनरल डेली लाइफ में अपनाते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं हम कि थोक कीमत सूचकांक क्या है। देखिए, थोक कीमत सूचकांक थोक कीमतों के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापते हैं। यह बाजार अर्थव्यवस्था और साथ ही आर्थिक समृद्धि का भी शामिल करता है, क्योंकि यह कीमत परिवर्तनों को व्यापक रूप से अध्ययन करता है। भारत में स्वमान्यता 26 प्रमुख वस्तुएं समूहों की कीमतों को थोक कीमत सूचकांक बनाने में उपयोग किया जाता है, जो साप्ताहिक प्रकाशित किए जाते हैं। व्यवसाय, उद्योग, पॉलिसी बाजार में यह सर्वाधिक प्रचलित सूचकांक हैं। यह वर्धित मूल्य दर का एक सूचक है। तो ये जो वस्तु है, प्रमुख वस्तु है, इन पर ये थोक कीमत सूचकांक लागू किया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में थोक कीमत सूचकांक की गणना कैसे करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि थोक कीमत सूचकांक 2011-12 के आधार वर्ष मानकर तैयार किया जाता है। इसमें विभिन्न वस्तुएं का समूह, जैसे प्राथमिक समूह में जिसमें खाद्य वस्तुएं जैसे चावल, फल, दालें और गैर खाद्य वस्तुएं जैसे कपास आदि हैं, इसको 22.62 भार दिया जाता है। इसी प्रकार से ऊर्जा समूह में कोयला, पेट्रोलियम एवं विद्युत आदि सम्मिलित होते हैं, इसको 13.15 भार दिया जाता है। और विनिर्माणी समूह में कपड़ा, चीनी, कागज, मशीनें जैसे मदे हैं, इसमें 64.23 भार दिया जाता है। सूचकांक बनाने में थोक कीमतों का उपयोग किया जाता है। इसके बनाने में केवल वस्तुओं के मूल्यों का शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भारत में थोक कीमत सूचकांक की गणना करते हैं। अब देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और क्या है। यह उत्पादन को मात्रा में परिवर्तन को मापता है, ना कि कीमत में परिवर्तन को। मात्रा, क्वांटिटी। इनमें निम्नलिखित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। ये आंकड़े होने पर ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल उद्योगों का उत्पादन, जैसे कपास, ऊन, सिल्की आदि। खनन उद्योग का उत्पादन, जैसे लोहा, अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम आदि। और धात्विक उद्योगों का उत्पादन, जैसे लोहा, इस्पात आदि। और मैकेनिक उद्योग में उत्पादन, जैसे रेल इंजन है और भी मशीनरी हैं, वो आती हैं इसमें। वस्तुओं का उत्पादन जिस पर उत्पादन शुल्क देय होता है, जैसे तंबाकू, दिया सलाई, अल्कोहल आदि वस्तुएं होती हैं। विविध उद्योग का उत्पादन, जैसे साबुन, सीमेंट और अन्य जो उपयोगी वस्तु होती हैं, वो इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल की जाती है। जो प्रोडक्शन होता है, सीधी सीधी बात है। अब हम यहाँ पर एक सवाल लेकर के उदाहरण बताना चाहेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की रचना कीजिए। तो इसमें पहले भी हमने पूर्व में बात की है कि आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा और उसका भार, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। खनिज उत्पादन और विनिर्माण, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये यहाँ पर 3 प्रकार के उद्योग दिए गए हैं। इसमें आधार वर्ष की मात्रा सबसे पहले 35 दी है, फिर 107 हो गई है, और इसका भार है वो 10 है। और विनिर्माण में 413 है, इधर 1225। और ये एक उदाहरण दिया गया है आधार वर्ष और चालू वर्ष और भार में। तो हम इस उदाहरण को हल लिखेंगे। ये इस प्रकार से हल किया जा सकता है इसको। पहले हम टेबल में जो थे वही वस्तु लिखेंगे: खाद्य और उत्खनन, विपणन और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स।
इनमें यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है। अब भार में तो हमें इसमें दो टेबल क्रिएट करना पड़ेगी। सबसे पहले हमें आर ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें हमें Q1/Q0 मतलब आधार वर्ष, चालू वर्ष का आधार वर्ष में हम भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो वो हमें यहाँ पर निकल आएगा आर इसका। इसी प्रकार से फिर इन आर और डब्ल्यू मतलब भार दोनों का गुणा हो जाएगा इसमें। तो ये यहाँ पर इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। इसमें भार में सिग्मा डब्ल्यू 100 आया है और इसमें आर डब्ल्यू में सिग्मा आर डब्ल्यू 29,618.95। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर सूत्र में हम कैलकुलेशन करते हैं मान रख करके तो ये आता है 296.18। तो ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहलाता है। अब हम देखते हैं कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है। किसी भी देश के घरेलू क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का चालू वर्ष की कीमतों पर आधारित आकलन मूल्य होता है। ये घरेलू सकल उत्पादन जीडीपी बोलते हैं उसको। वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन बनाम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पादन मतलब उसके बिना मौद्रिक सकल घरेलू उत्पादन का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन बनाम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पादन। अब हम देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि भारत में 2000 वर्ष में उत्पादन, 2015 में उत्पादन और वर्ष 2015 में उसके उत्पादन की मात्रा। इसी प्रकार 2015 में कीमत और वर्ष 2015 में कुल उत्पादन की मूल्य। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 2018 में उत्पादित मात्रा Q1 और 2018 में उसकी कीमत P1 और Q1। तो यहाँ पर हमने 2 वर्षों का एक उदाहरण लेकर के ये बताने की कोशिश की है कि इसमें हम कैसे जीडीपी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ष 2015 में सकल मौद्रिक घरेलू उत्पादन 100 है और वर्ष 2018 में सकल घरेलू उत्पादन 196 है। क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि वर्ष 2015 में व 2018 के बीच सकल मौद्रिक घरेलू उत्पादन का 96% बढ़ा हुआ है। क्यों, इधर 100 था उधर 196 हो गया, तो इसका दोनों का अंतर है 96% वृद्धि हुई है 2015 से 2018 के बीच। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं घरेलू उत्पादन कितना बड़ा है। अब हम देखते हैं कि वास्तविक घरेलू सकल उत्पादन किसी देश के घरेलू क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि में उत्पादन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का आधार वर्ष की कीमतों का आंकलन मूल्य होता है। यहाँ पर इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये वापस हमने दिया है कि भारतवर्ष में 2015 में उत्पादन चीज, चॉकलेट, घड़ियाँ, उसकी कितनी मात्रा है, उसकी कितनी कीमत है और उसका उत्पादन कितना है। तो यहाँ पर हमने PQ भी निकाल के देख लिया है। इसी प्रकार 2018 में उनको देखा है कि ये कुछ वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा है, कीमत भी बढ़ी है। इस प्रकार से वर्ष 2000 में कुल उनका मूल्य भी बढ़ा है। तो हम देखते हैं कि वर्ष 2015 में सकल मौद्रिक घरेलू उत्पादन 100 था और 2018 में 112 हो गया। अर्थात वर्ष 2015 और 2018 के बीच में वास्तविक घरेलू उत्पादन 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो हम इससे वास्तविक घरेलू उत्पादन का वो अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो वॉच करा। अगर पिछले इंडेक्स भाग फर्स्ट का आपको देखना है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।